जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य ध्वनियों पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखे थे 211 प्रश्न। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ए विकल्प क्यों। अब इसी की आगे की व्याख्या लेकर के और अन्य प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। जब व्याख्या दिया गया है कि जब कोई स्वर रहित यानी अरहित व्यंजन किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से जुड़े तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने को दोहराते हैं, इनका पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है। इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं जैसे कक, चच, जच आदि। अपने ही वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन द्वित्व व्यंजन होता है, जैसे पक्का, सुग्गा, पत्ता, गद्दी, लज्जा आदि। दूसरे प्रकार के संयुक्त व्यंजनों में अपने ही वर्ग का पहला वर्ण दूसरे वर्ण और तीसरा वर्ण चौथे वर्ण से जुड़ता है, जैसे मक्खन, बग्घी, स्वच्छ, पत्थर, बुढ़ा आदि। औ यानी अ प्लस ओ मिलकर के संयुक्त स्वर तथा ट स्वतंत्र व्यंजन है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने इस प्रश्न का उत्तर अपनी आरंभिक पुस्तिका में डी माना था, जो कि गलत था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इसका प्रश्न विकल्प ए माना गया है। अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो तालव्य ध्वनि होती हैं चवर्ग के। जितने चवर्ग के होते हैं वो क्या होते हैं? तालव्य होते हैं, यानी चच्चा। उपयुक्त विकल्प डी में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग होता है। वस्तुतः चवर्ग की ध्वनियाँ तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। शेष विकल्पों में ओष्ठ वर्ग की ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में लिख करके व्यक्त करते हैं हम लोग। सी विकल्प सही होगा। जब किसी व्यक्ति दूसरे बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो ये क्या है? यानी भ स्पर्श घोष महाप्राण तथा ओष्ठ व्यंजन है। अब यहाँ दिया है क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें क अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी है और कंठ ध्वनि है, यानी ए विकल्प सही है। व्याख्या यहाँ दिया गया है, क व्यंजन अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी तथा कंठ ध्वनि है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण स्पर्श दिखाई नहीं देता है। वैशिष्ट्य, द्वैद्य, अल्पप्राण है।
इसे यहाँ पे व है। आधुनिक व्याकरण में की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्य है, तो ये क्या है, बी है। द्वष्ट द्वोष द्योष्ठ स्पर्श अल्प्राण घोष और निरानुनासी है, निर्नुनासी है, यानी बी विकल्प सही है। व्याख्या में भी वही दिया है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने का कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो इसमें से कौन किए गए हैं? तो इसमें से डी विकल्प सही है। स्वर, काल, स्थान और प्रयत्न अनुप्रदान। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राणवायु डर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्य स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनता है। वह मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों की विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से और प्रयत्न और अनुप्रदान से तय होता है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संथाली भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। संथाली ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, जो भारत की झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा की दर्जा प्रदान किया जा चुका है। अब यहाँ से देवनागरिक लिपि और विकास एवं इनकी विशेषताओं पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। देवनागरिक लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात में माना जाता है। डी विकल्प सही है। देवनागरिक का नामकरण विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा जा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी से देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्ति होती है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है। जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो यहाँ विवादित विकल्प दिया गया है। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से हमें पता चल जाएगा। लिपि विकास एवं क्रम है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि से दक्षिणी शैली का विकास होता है। उत्तरी शैली में गुप्त लिपि क्या आता है? गुप्त लिपि आता है। कुटिल लिपि यानी सिद्ध मातृका लिपि, और वहाँ से देवनागरिक लिपि या नागरिक लिपि,
शारदा लिपि यहीं समाप्त हो जाती है। यानी उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है देवनागरिक पूर्ववर्ती लिपियों में शारदा लिपि नहीं है। प्रश्न पत्र में खरोष्ठी के स्थान पर खरौष्ठी और कोटिल के स्थान पर कोटिला लिपि दिया गया है। संभवतः इसी कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है तो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। यहाँ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विश्व की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी मानी जाती है। यह वर्णमाला युक्त लिपि है। भारतीय लिपियाँ ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। अब खरोष्ठी लिपि कुछ विद्वान इसे विदेशी लिपि भी मानते हैं। ब्राह्मी लिपि उत्तर ब्राह्मी होता है और दक्षिणी ब्राह्मी होता है। अब यहाँ दिया है उत्तरी ब्राह्मी में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और यहाँ से आता है प्राचीन नागरिक और शारदा लिपि, और नागरिक या देवनागरिक का विकास होता है। ब्राह्मी दक्षिणी ब्राह्मी में है पश्चिमी लिपि है, मध्य देशी लिपि है, तेलुगु कन्नड़ लिपि है, ग्रंथ लिपि है, कलिंग लिपि है और तमिल लिपि है। नागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरिक यानी देवनागरिक लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वस्तुतः ब्राह्मी लिपि का उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि, कोटिल लिपि का विकास होता है। कोटिल लिपि से प्राचीन नागरिक लिपि तथा शारदा लिपि का विकास होता है। प्राचीन नागरिक कालांतर में परिवर्धित होकर नागरिक देवनागरिक लिपि के रूप में विकसित हो गई। देवनागरिक का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख से प्राप्त होता है? तो ये अशोक के यहाँ तो नहीं दिया, जयभट्ट दिया है। वैसे अशोक के भी शिलालेख जितने मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। यहाँ सर्वप्रथम की बात हुई है। नागरिक तथा देवनागरिक का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ। यहाँ दिया है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसके विकल्प अन्य पृष्ठ पर हैं। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के अगली वीडियो में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।